हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये जो कहानी है ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में जो हमारे लेखक हैं शमशेर बहादुर, उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की, संघर्ष किए और ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए और कैसे आखिरकार वो हिंदी के इतने फेमस लेखक बने। तो कहानी में वो जो थे ना, वो पहले पेंटिंग करते थे। लेकिन पेंटिंग करने के दौरान उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो पेंटिंग के लिए नहीं बने हैं, उन्हें कुछ और ऐसी चीज़ है जो उन्हें अच्छी लगती है करना। वो कविताएं उन्होंने लिखना शुरू करी। कविताएं जब उन्होंने लिखना शुरू करी तो वो उन्हें पूरा वो श्योर नहीं थे कि मैं एक कवि बन भी सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। स्टार्टिंग में वो उर्दू में और अंग्रेज़ी में लिखते थे, लेकिन आखिरकार वो अपने फ्रेंड्स के कहने पे और लोगों के कहने पे उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू करा। और जब उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू करा तो वो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने लिखा और आखिरकार वो हिंदी के लेखक बन गए। तो कहानी की शुरुआत वो करते हैं और वो कहते हैं कि उस टाइम की ये बात है, ये पूरा कहानी में बताते हैं कि कैसे कैसे वो लेखक बने। तो वो कहना शुरू करते हैं कहानी को। वो कहते हैं कि दिल्ली में मैं जहाँ पे भी मैं देहरादून में मैं रहता था तो वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था और वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूँ। फिर एक दिन मैं बहुत नाराज़ हुआ और अचानक से मैंने फ़ैसला किया कि मैं दिल्ली जाऊँगा। और मैंने दिल्ली जाने के लिए अचानक मैंने पहली बस पकड़ के मैं दिल्ली रवाना हो गया। तब मैंने तय किया कि अब मुझे कोई ना कोई अच्छा काम तो करना ही चाहिए पैसों के लिए। फिर मैं अपनी ख्वाहिश के अनुकूल, क्योंकि मैं पेंटिंग में अच्छा था, तो मैंने सोचा कि मैं पेंटिंग में मैं एजुकेशन हासिल करता हूँ, डिग्री में पेंटिंग की ले लेता हूँ। अब लेखक जो है, जो पेंटिंग की परीक्षा होती है उसमें बैठे और उसमें बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए और उनकी पेंटिंग बहुत ही वो खूबसूरत बनाते थे। तो इसके भाव को देख के कि वो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, कितना समर्पण है, तो इसलिए उन्हें बिना फीस के ही उनको एडमिशन दे दिया गया पेंटिंग की जो आर्ट स्कूल होता है वहाँ पे। क्योंकि तब इनकी जो हालत थी पैसों से काफ़ी ज़्यादा कम ठीक नहीं थी, पैसों के लिए बहुत तंगी थी। तो लेखक करोल बाग में सड़क किनारे एक कमरा किराए में लेकर वहाँ पे वो रहते थे और वहीं पे वो उसी कमरे से क्लास अपने कॉलेज आने जाने लगे। लेखक अक्सर रास्ते में आते जाते ड्राइंग के साथ साथ कविताएं भी लिखा करते थे, यानी उन्हें कहीं पे बैठ के वो कविताएं भी लिखते थे और ड्राइंग भी करते थे। जैसे किसी का चेहरा उन्होंने देखा तो उन्हें अच्छा लगा तो वो ड्राइंग बनाने लगते थे। तो ड्राइंग के साथ साथ वो थोड़ी कविताएं भी लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें इस बात का कभी गुमान नहीं था कि उनकी जो कविताएं हैं वो कभी प्रकाशित होंगी, कभी पब्लिश होंगी या कभी लोग उन्हें पसंद करेंगे या कोई पढ़ेगा उनकी कविताओं को। वो बस एज अ हॉबी वो कविताएं लिखते थे। उन्हें इतना भरोसा नहीं था कि ये इतनी अच्छी हैं कि लोग तारीफ करेंगे। कभी कभी लेखक के भाई तेज बहादुर उनके लिए मदद के लिए पैसे भेज देते थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तंगी होती थी। वो अभी पढ़ रहे हैं और वो कुछ कमाते नहीं थे, तो उन्हें पैसों की बहुत तंगी होती थी। इसलिए जो उनके बड़े भाई हैं बहादुर, वो उनको पैसे भेज देते थे। और कभी कभी जो लेखक थे खुद जो साइन बोर्ड्स होते हैं लगे हुए सड़क के किनारे एड्स, वो पेंट करके थोड़े बहुत पैसे वो कमा लेते थे। बाद में लेखक के साथ एक पत्र महोदय भी आके उनके कमरे में रहने लगे, यानी वो दोनों उनके बगल में जो कमरा था उसी में ही एक और आदमी आके रहने लगे और वो पत्रकार थे और वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उनकी उम्र करीबन 30 या 40 साल की रही होगी। अब लेखक इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था टीबी के वजह से, टीबी की बीमारी के कारण। तो वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करने लगे थे और स्केच और कविताएं लिखना उनका जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया था। यानी अपने दुख को छुपाने के लिए वो क्या करते थे, पेंटिंग्स करते थे और कविताएं भी उन्होंने ज़्यादा लिखनी शुरू कर दी थी। एक बार लेखक की क्लास खत्म हुई और फिर वहाँ से वो निकले तो वो एक बार बच्चन जी का स्टूडियो था दिल्ली में, ठीक है। तो बच्चन जी के स्टूडियो में वो गए, उन्होंने लेखक के नाम एक नोट लिखा और नोट लिखकर वो वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया। अब लेखक के अनुसार उनकी बहुत ही बुरी आदत है कि वो लेटर्स का ना जवाब नहीं देते। उन्हें लेटर्स का जवाब देना अच्छा नहीं लगता या फिर वो नहीं देते हैं। तो हुआ क्या, लेखक के मन में एक बहुत खूबसूरत सी कविता आई, एकदम से कविता उभरी और उन्होंने उस कविता को लिख दिया।
ठीक है। लिख देने के बाद जवाब के रूप में श्री बच्चन जी को प्रकाशित कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं, जो बच्चन जी हैं वो लेखक, वो कवि थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस कवि थे, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। तो उन्होंने उनको सोचा कि मैं लिख के, उन्होंने ऐसा भेज दिया कि चलो मैं भेज देता हूँ ऐसे ही। तो बाद में लेखक जो थे अपने ससुराल देहरादून वापस आ जाते हैं और उन्होंने वहाँ पे फिर केमिस्ट में जो काम होता है ना, कंपाउंड्री का काम, वहाँ पे उन्होंने कंपाउंड्री का काम सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद पेंटिंग से उनको ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे होंगे। तो एक दिन लेखक ने जो कविता थी वो जो लिखी थी बच्चन जी के लिए, वो आखिरकार उन्होंने उनको दे दी, ठीक है, सेंड कर दी बच्चन जी को। लिखी थी स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने भेजी नहीं थी, बट बाद में उन्होंने सोचा कि चलो मैं भेज के देखता हूँ क्या वो कहते हैं जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन। तो सन 1937 में बच्चन जो थे गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून आए थे और वो एक और लेखक थे ब्रिज मोहन गुप्ता, उनके यहाँ ठहरे थे। तो संयोग से श्री ब्रिज जो बच्चन जी हैं ब्रिज मोहन गुप्ता के साथ डिस्पेंसरी में आए थे, जिस डिस्पेंसरी में वो काम करते थे, शमशेर बहादुर सिंह। तो वहाँ पे आए, फिर वो शमशेर बहादुर सिंह से मिले और मुलाकात बहुत छोटी सी थी, लेकिन ये बहुत ही ऐसी मुलाकात थी जो श्री बच्चन जी के साथ उनका रिश्ता हमेशा से जिंदगी भर के लिए ये मुलाकातें जोड़ दिया। यानी तब से शमशेर बहादुर सिंह बच्चन जी को जानने लग गए, उनकी जान पहचान हो गई, उनका रिश्ता जुड़ गया, यानी वो काफ़ी ज़्यादा दोस्त की तरह वो लोग बन गए थे। तो श्री बच्चन जी ने लेखक से कहा कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम मर जाओगे, मेरे साथ इलाहाबाद चलो और एमए करो। तो उसके बाद जो श्री बच्चन के कहने पे जो लेखक थे शमशेर बहादुर सिंह, वो इलाहाबाद चले जाते हैं। इलाहाबाद आने के बाद लेखक शमशेर ने एमए में एडमिशन ले लिया और इलाहाबाद में शमशेर बहादुर को जो बच्चन परिवार, यानी बच्चन के जो हरिवंश राय बच्चन के जो घर वालों थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी शमशेर की, और मदद के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया जो उन्हें बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ज़रूरत थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेले थे। तो जो बच्चन परिवार में जो बच्चन के जो पिताजी थे, यानी हरिवंश राय बच्चन के पिता थे, वो शमशेर को अपने बेटे जैसा ही मानते थे, एक गार्जियन की तरह वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और उन्होंने लेखक को उर्दू फारसी सिखाने के लिए लेखक को ढेर सारी किताबें दी जो बहुत ही बेहतरीन, जिसमें सूफी नज्म लिखी हुई थी, सूफी पोएम्स लिखी हुई थी, जिससे कि शमशेर बहादुर सीख सके पोएम लिखना। क्योंकि जब शमशेर ने बच्चन जी को वो पोएम भेजी थी हिंदी की, तो बच्चन जी तभी समझ गए थे कि ये जो शमशेर है बहुत ही अच्छा लेखक बन सकते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इन्हें थोड़े से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और इसी के लिए बच्चन ने और उनके पिताजी ने बहुत ही ज़्यादा मदद की शमशेर की, और बच्चन के पिताजी ने उन्हें ढेर सारी उर्दू और फारसी की किताबें ला के दी पोएम्स की, जिससे वो पढ़ के सीख सके और अपने लेखन को निखार सके। तो जो लेखक थे उनका रुझान कभी भी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं रहा, हमेशा से ही वो सरकारी नौकरी से दूर रहे। तो लेखक के अनुसार जो श्री पंत जी थे, एक इंसान थे जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी शमशेर की, और उन्हीं की हेल्प से और उन्हीं की कृपा से जो थे शमशेर को हिंदू बोर्डिंग हाउस में एक कॉमन रूम की एक सीट फ्री मिल गई, वहाँ रहने के लिए उन्हें सीट मिल गई। तो वहाँ पे ही लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम करना था, यानी वहाँ पे उन्हें क्या, इंडियन जो एक प्रेस है, इंडियन प्रेस, वहाँ पे जैसे कोई भी अगर इंग्लिश का और उर्दू में जो काम लिखा जाता था उसे वो ट्रांसलेट करते थे हिंदी में, तो वो उन्हें एक छोटी सी जॉब वहाँ मिल गई थी। वहाँ पर लेखक काम तो करते थे, लेकिन तब उन्होंने ठान लिया लेखक ने कि मुझे अब हिंदी की कविताओं को मुझे गंभीरता से लिखना है, तभी मुझे पैसे कमा पाऊंगा, नहीं तो मेरा ऐसे ही मुझे छोटी मोटी नौकरियां ट्रांसलेशन की करनी पड़ेंगी। वैसे लेखक के घर का वातावरण उर्दू का ही था, उन्होंने बीए में एक विषय उर्दू ही था, जब उन्होंने बीए किया था तो एक सब्जेक्ट उनका उर्दू भी था। तो लेखक कहते हैं मैं अपने बचपन को धन्यवाद करता हूँ कि बचपन के टाइम में मैंने क्या करा, कभी भाषा को अड़चन नहीं आने दिया। हमारे घर में मैंने सारी भाषाएं सीखी, उर्दू भी सीखी, हिंदी, इंग्लिश सब सीखी। इससे मतलब कभी मैंने ये आने नहीं दिया कि हाँ मुझे उर्दू नहीं सीखनी चाहिए या मुझे ये लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए। मैंने बचपन से ही सारी लैंग्वेजेस सीखी और इसी का फ़ायदा मुझे बड़े होकर मिला कि मैं उर्दू में भी आसानी से लिख पाता था, इंग्लिश में भी, लेकिन मैंने हिंदी को लिखना पसंद किया क्योंकि शायद हिंदी में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं हमें वो बचपन से आती हो। लेखक ने यहाँ पे सीखा, उन्हें हिंदी का कविताएं उतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने सीखी, उर्दू हिंदी सब उन्होंने सीखी।
ताकि वो अच्छी तरीके से पोएम्स को लिख सके। आखिरकार श्री बच्चन की लाख कोशिशों के बाद भी लेखक एमए फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं लिख पाए, क्योंकि वो ना कमाने में बहुत ज़्यादा लग गए थे। वो सोच रहे थे कि मैं किसी तरह से अर्न करूँ। वो कविताएं लिखने में ज़्यादा उनका टाइम जाता था, छोटी मोटी जॉब्स वो करते थे ट्रांसलेशन की, जिससे वो पैसा कमा सके। तो इसलिए वो पढ़ाई पे उनका ध्यान नहीं गया और एमए के जो फाइनल एग्ज़ाम था फाइनल ईयर का, उसमें वो नहीं बैठे, जिससे बच्चन जी को थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने इनको इतना कहा एमए के करने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने लास्ट ईयर के एग्जाम नहीं दिए। लेखक अपनी तरह की जो कविताएं रच रहे थे, जिस तरह की वो कविताएं लिख रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती चली जा रही थी। उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई थी। और अब जो सरस्वती एक मैगजीन थी, पत्रिका थी, उसमें लेखक की एक कविता छपी जो बहुत ही तहलका जिसने मचाया, और वो निराला जी का ध्यान उस तरफ पोएम की तरफ चला गया। जो निराला जी तो बहुत ही फेमस पोएट थे और लेखक थे, तो उन्होंने जब शमशेर बहादुर ने जब ये पोएम लिखी और उनकी सरस्वती पत्रिका में छपी, तो निराला जी का ध्यान गया। उन्होंने निराला जी ने पढ़ा और उन्होंने तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा अरे तुमने तो बहुत ही अच्छा लिखा है। और लेखक ने कुछ निबंध भी लिखने शुरू करे जो बहुत ही अच्छे वो लिख रहे थे। तो लेखक के अनुसार उनका जो हिंदी का साहित्य की दुनिया में, यानी साहित्य के वर्ल्ड में जो फलने फूलने के पीछे वो पूरा का पूरा योगदान, पूरा श्रेय वो श्री बच्चन को देते हैं, क्योंकि उन्हीं ने कहा था कि तुम लिखो, तुम लिखना सीखो। उन्हीं के पिता ने उन्हें ढेर सारी किताबें ला के दी थी, हिंदी की, उर्दू की, फारसी की, कि तुम पढ़ो और कविताएं सीखो, किस तरह से कला ये आती है लिखने की। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। तो बहुतों की तरह वो कहते हैं कि मेरे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और वो बच्चन की इतनी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं लेखक की बच्चन का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है उनकी, वो उनकी श्रेष्ठ कविताओं से भी बड़ी, यानी जो वो कह रहे हैं शमशेर बहादुर की जो बच्चन जी का तो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो उनकी कविताओं से भी बड़ा है। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। आई होप आपको कहानी समझ आई हो। और कृतिका की मैंने सारे हिंदी के चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, तो और उनका लिंक पिन कमेंट में, तो ज़रूर से चेक करिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसी खूबसूरत ढेर सारी हिंदी और इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।